जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में क्या पढ़े थे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़े थे। अब पीछे का क्लास पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। जैसे ये जो जितने भी क्लास इधर मैं मुगल साम्राज्य का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ, जो राजनीतिक इतिहास बता रहा हूँ, ये राजनीतिक इतिहास हालांकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे हुमायूं क्यों शेरशाह सूरी भारत से निर्वासित कर देता है, तो फिर उसी में हुमायूं जो है उसी निर्वासन में हुमायूं शादी करता है। फिर उसी शादी में उसी निर्वासन में बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा जो है अकबर होता है। तो ये चीज जैसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी है, तो पीछे का लेक्चर थोड़ा आप देखिएगा। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, मुगल एम्पायर में पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब राजनीतिक इतिहास, मारकाट लड़ाई झगड़ा, बस यही जानिए आप, ठीक है। और तरीका भी मैंने बताया था, थोड़ा थोड़ा हम लोग मुगल एम्पायर या मिडिवल हिस्ट्री अलग ही पढ़ेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में अलग ही बताया आपको, ठीक है। अब हम लोग लगभग मिडिवल हिस्ट्री के लगभग हम लोग आधा, लगभग हम लोग समाप्ति कर चुके हैं। इसके बाद आधा ही बचेगा, मतलब एक तरह से कहिए कि आधा मिडिवल हिस्ट्री समाप्त हो चुकी है, ठीक है। आधा ही बची, ज्यादा नहीं बचा है अब। तो अच्छा, जितना भी लेक्चर मैंने लिया है, ये चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, इन सब के प्रीलिम्स के लिए ना एकदम रामबाण है। एकदम रामबाण समझिए प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए थोड़ा सा और डीप पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा और गहरा है। लेकिन ये ज्यादातर मैंने कोशिश किया है कि आप मेंस का भी, इसी बेस पे मेंस का भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एसएससी वनडे का अगर एग्जाम, एसएससी एग्जाम हुआ, तो उसमें भी ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, चाहे एंशियंट हिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ाया, उसमें आप देखिएगा जाके, तो वो भी मैंने पूरा एकदम डिटेल ही पढ़ाया है। मिडिवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट की, इसमें भी लगभग आधा पढ़ ही चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, समय मिलेगा तो मैं आपको आगे मॉडर्न हिस्ट्री भी बताऊंगा, जो कि दोनों का, अगर मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, इन तीनों को अगर देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री इज इक्वल टू एंशियंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल हिस्ट्री, ये स्थिति है। एक मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, यानी एंशियंट और मिडिवल मिला देंगे तो वो चला जाएगा सीधे मॉडर्न। तो मॉडर्न बहुत ज्यादा है, अब मॉडर्न से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो मैंने छोटा छोटा पहले उठाया कि पहले एंशियंट पढ़ लिया जाए, फिर मिडिवल पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग आते हैं मॉडर्न पे। तो हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इन तीनों का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम अकबर का पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पीछे क्लास में बताया कि अब शहंशाहों के शहंशाह अकबर का नंबर है। अकबर भाई मैदान में आ चुके हैं, युद्ध के मैदान में। तो अब अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी एक तरह से कहिए कि युद्ध के मैदान में है। जैसे गीता में अर्जुन, कुरुक्षेत्र कहा जाता है ना, तो अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। तो ठीक इसी प्रकार आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कुरुक्षेत्र मानिए वो एग्जाम, और फिर तैयारी करिए, फिर देखिए, ठीक है। तो अकबर, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अकबर, अकबर का राजनीतिक इतिहास क्या है, ये तो जानना जरूरी है। तो पहले थोड़ा सा इसके जन्म से हम लोग लेते हैं। तो इसकी स्टोरी हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जब हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा, तो मैंने बताया था आपको कि बाबर 26, 27, 28, 29, 30 में चला गया, उसके बाद 30 में ही बैठ गया हुमायूं। हुमायूं कुछ सालों तक रहा, इसके बाद बीच में उसको कौन हटा देता है, शेरशाह सूरी, इनको भारत से निर्वासित कर देता है। तो जब शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से निर्वासित करता है, तो हुमायूं क्या करते हैं कि ये पहुंच जाते हैं सिंध में, एक जगह है उमरकोट, इस समय उमरकोट कहा जाता, पहले अमरकोट था। तो अमरकोट में राणा बीर साल के यहाँ जाके ये वहीं पे शादी अपनी ये करते हैं। कौन कौन शादी करता है, हुमायूं। क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया था 15 साल के लिए। अब 15 साल के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ये डिसाइड नहीं था, बाद में धीरे धीरे जब आता है दोबारा तो फिर वो डिसाइड हो जाता है कि हाँ 15 साल।
तो हुमायूं जो है निर्वासित हो गया। उसी निर्वासन में हुमायूं ने शादी की। किससे शादी की? मैंने बताया आपको कि सिंध में एक जगह है अमरकोट, पहले अमरकोट था, इस समय उमरकोट के नाम से है। वहीं पे राणा बीर साल के यहाँ इन्होंने शादी उदी की और वहीं पे अकबर पैदा हुआ। कहाँ पे? उमरकोट में। फिर जब दोबारा हुमायूं सत्ता में आता है, हुमायूं जब दोबारा सत्ता में आता है तो 1556 में दोबारा सत्ता में आता है, 55 में दोबारा सत्ता में आता है, 56 में हुमायूं चला जाता है। तो जब 55 में दोबारा सत्ता में आता है तो क्या करता है कि अकबर को कुछ एरिया डिप्यूट कर देता है सूबेदारी करने के लिए। जैसे पंजाब का, पंजाब जो इस समय का पंजाब नहीं, तत्कालीन पंजाब यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में जो पंजाब था उस समय का पंजाब किसको डिप्यूट कर देता है। और लगभग ये 12-13 साल के थे, 13 या 14 साल के। ये भी आज मैं क्लियर कर दूंगा कि 13 या 14 क्या है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो उस समय अकबर कितने थे? 13 या 14 थे। इनको हुमायूं क्या करता है, 55 में आता है दोबारा, शेरशाह सूरी को, उसके वंशजों को भगाता है, फिर भारत की गद्दी पर बैठता है और अपने लड़के को हुमायूं को क्या करता है कि दे देता है कि जाओ भाई, तुम तुमको पंजाब, तत्कालीन पंजाब लो और वहां की जाके अपनी सूबेदारी देखो। लेकिन उसके संरक्षण के लिए एक व्यक्ति को भेजता है, बैरम खां। बैरम खां उनकी क्या करता है, उनका संरक्षक रहता है। किसका? अकबर का। ठीक। तो अकबर का जन्म कब हुआ? अब ये थोड़ा सा बोर्ड से समझते हैं उसका डेट। स्थान तो आप जान ही गए, अभी इससे समझते हैं। ये थोड़ा सा है तो इसको समझ लेंगे आप ना, जो ये मैं बनाया हूँ इसको समझ लेंगे तो एक भी फैक्ट जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट से आप उसको दिमाग में बैठाएंगे। कंसेप्ट से कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ लीजिए और एक बार ऐसे कॉपी किताब बंद करके चिंतन मनन करिए कि हाँ इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो मैंने लिखा है अकबर 1556, 60, 64, तीन ईयर मैंने लिख दिया है। मुझे क्या लिखना चाहिए? 1556 से 1564 तक लिख देना चाहिए। बीच में 60 क्यों लिख दिया हूं मैं? ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको तीन भाग में तोड़कर मैंने क्यों लिखा 56, 60, 64। अभी आपको समझ में आएगा। तो कहानी तो मैंने बता दिया कि अकबर का जन्म, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। तो अकबर का जन्म, ये देखिए अकबर का थोड़ा सामान्य परिचय है, ये छोटा सा मैंने बनाया है। अकबर का सामान्य परिचय। जन्म 15 अक्टूबर 1542, माँ हमीदा बानो बेगम, धाय माँ महमनगा, पुत्र आदम खां। ये क्या है क्या नहीं है अभी सब समझ में आ जाएगा, बस अभी आप देख लीजिए। राज्याभिषेक ये तत्कालीन पंजाब कलानौर में उम्र है। ठीक। तो इसको अभी आप मत देखिएगा, अभी मैं इसको यहां से समझा देता हूं तब वो चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक। अब देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इसी चार्ट को आपको समझना है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। 15 अक्टूबर सन 1542 को किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ, ये मैंने लिखा है 15 अक्टूबर सन 1542। कहां जन्म हुआ? अमरकोट। ठीक। अब जन्म हुआ तो वो कहानी मैंने आपको बताई थी ना कि जन्म होने के फिर इसके बाद जब हुमायूं दोबारा सत्ता में आता है 1555 में, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और और अकबर को क्या करता है कि पंजाब का कलानौर डिप्यूट कर देता है। पंजाब डिप्यूट, तत्कालीन पंजाब डिप्यूट कर देता है। तो ये पंजाब में अकबर भाई कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। और हुमायूं कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो जब हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है, तो जब मृत्यु हो जाती है 1556 में, तो 1556 में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो भाई ये सब ये क्या बन जाएंगे? शासक बनेंगे। तो ये क्या कर, उस समय अकबर कहाँ थे जब उसकी मृत्यु हुई? तो इनको पता चला 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर को पता चला। तो फिर अकबर का जहां अकबर थे पंजाब में थे, तो पंजाब में ही उनका राज्याभिषेक होता है। कब होता है राज्याभिषेक? 14 फरवरी सन 1556। ये राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी सन 1556। क्यों राज्याभिषेक होता है? क्योंकि अब हुमायूं नहीं रहा, हुमायूं की मृत्यु हो गई। और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो कब होती है? 1556 में होती है।
1556 में मृत्यु होगी तो 1556 में ये राज्याभिषेक भी इनका होगा। तो 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? पंजाब के कलानौर में। अच्छा, संरक्षक बैरम खां, ये भी मैंने लिखा है। क्योंकि जब हुमायूं ने अकबर को पंजाब डिप्यूट किया था तो ये अकबर तो 13 साल के थे, तो क्या समझे हो? तो उनके साथ एक संरक्षक को भी लगाया था, बैरम खां को। तो वही है, इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। सिया, बैरम खां एक सिया थे। सिया लिखा है तो इसका भी मतलब है, इसका भी मैं बताऊंगा क्या है। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा जन्म और राज्याभिषेक का थोड़ा सा इसको इसको एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। उम्र, राज्याभिषेक के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। जैसे राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक है ये। ठीक। अब इसमें तीन चीजें हैं। राज्याभिषेक में तीन चीजें हैं। कब हुआ? कब हुआ का मतलब 1556 में हुआ। भाई 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तो राज्याभिषेक 1556 में होगा। ये तो आपको क्लियर है। कहाँ हुआ ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि तत्कालीन पंजाब के कलानौर में, क्योंकि अकबर वहीं पर थे जब हुमायूं की मृत्यु हुई। तत्कालीन पंजाब के कलानौर में। अच्छा, उम्र क्या थी अकबर की उस समय? उम्र क्या थी? अब उम्र को लेकर क्या है, डिस्प्यूट है। 13 है कि 14 है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या टिक लगाना है। आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए उम्र क्या थी उनकी। 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को 1542 को इनका जन्म हुआ और 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक। अब राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? किस उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया? यही है ना क्वेश्चन। तो भाई जन्म तो 1542 में हुआ। अब 1500, अच्छा, 14 फरवरी 1556 में अकबर पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक करता है। और आप लोग 14 फरवरी को कहाँ रहते हैं? इस बात को सोचिएगा। आप लोग 14 फरवरी को बड़े उत्साहित रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बड़े उत्साहित होते हैं 14 फरवरी को। खूब घूमने उमने जाते हैं, सब करते हैं। आप लोग तो घूमने उमने जाते हैं, लेकिन अकबर जो है 14 फरवरी को युद्ध के मैदान में था। अकबर 14 फरवरी को युद्ध के मैदान में था। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान पंजाब के कलानौर में उसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तो 14 फरवरी 1556 को अकबर बेचारा युद्ध के मैदान में है, 13 साल का। और आप 14 फरवरी को बड़े उत्साहित रहते हैं, आप चले जाते हैं कहीं। तो अब इससे जोड़िए कितने वर्ष का हो गया? 15 अक्टूबर 1542 हो गया। ठीक। और यहाँ 1555 अगर ले लेंगे तो 42 से 55 जोड़ेंगे तो 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक। और फिर इसके बाद अक्टूबर से फरवरी तक लेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीना, 4 मंथ। तो 13 वर्ष 4 महीना। तो अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसकी उम्र क्या थी? 13 वर्ष 4 महीना। अब ऑप्शन में आता है 13 और 14 दोनों आ जाता है। तो चूंकि 6 महीने से कम है इसलिए 13 वाला आप चूज करेंगे। यदि ऑप्शन में 13 और 14 दोनों है तो आप 13 यूज करेंगे, 13 को टिक लगाएंगे। केवल 13 है तब तो 13 रहेगा ही। केवल 14 है तब भी 14 आप लगा देंगे क्योंकि 13 है ही नहीं। ठीक। लेकिन दोनों यदि है तो आप 13 को टिक लगाएंगे। ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है भाई। ठीक। और आप तो 13 वर्ष की उम्र में पता नहीं क्या, आपको तो पता भी नहीं रहता कि मुझे करना क्या है। इधर अकबर को शहंशाह बना दिया गया पूरे भारत का। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज क्लियर हो गई राज्याभिषेक की। 1556 में तत्कालीन पंजाब कलानौर में उम्र 13 वर्ष। इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तो उम्र क्या थी, कहाँ हुआ था, क्या था। ठीक। अच्छा, अब तो भाई अकबर का राज्याभिषेक हो गया।
हुमायूं हुमायूं चले गए और अकबर का राज्याभिषेक हो गया। अब आप देखिए, अकबर तो थे बेचारे छोटे से, 13 वर्ष के। तो उनका संरक्षक था बैरम खां। तो 1555 से 1560 तक बैरम खां ही सत्ता पर प्रभुत्व किसका था? बैरम खां का सत्ता पर प्रभुत्व बैरम खां का था। क्यों? क्योंकि अकबर मात्र 13 साल की उम्र में ही राज्याभिषेक हुआ था। ठीक। तो 1556 से 1560 तक, यानी कि ये जितना भी ये वर्ष है, ये जितना भी है, ये सारों में कौन राज करता है, किसका सत्ता पर प्रभुत्व रहता है, कौन चलाता है, एक तरह से कहिए कौन? बैरम खां। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। कौन लगाया था? हुमायूं ने लगाया था। ठीक। तो 56 से 60 तक भाई सत्ता पे मुख्य रूप से कौन काबिज है? बैरम खां। हालांकि शहंशाह तो अकबर ही है, बादशाह तो अकबर ही है, लेकिन चला कौन रहा है? बैरम खां चला रहा है। ठीक। सत्ता पर प्रभुत्व बैरम खां का। अब देखिए, यहाँ पे 13 वर्ष 14 वर्ष जो भी मान लीजिए, धीरे धीरे अब 1556 से जब आगे बढ़ेंगे तो 15 वर्ष, 16, 17 और 60 तक आते आते अकबर हो जाएगा 18 वर्ष का। यानी अब क्या हो गया अकबर? एडल्ट, वयस्क। जैसे आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपके अंदर भी तमाम प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करने लगते हैं, स्रावित होने लगते हैं। तो अकबर के अंदर भी जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो इसके अंदर भी तमाम चीजें होने लगेंगी। क्या होगी? कोई भी अगर 18 वर्ष का हो गया तो उसको थोड़ा बहुत डिसीजन स्वयं ले लेता है, स्वयं ले सकता है। तो अकबर को भी जब वो 18 वर्ष का हो गया ना, तो बैरम खां की कुछ बातें उसको अनमना लगती थी, अटपटा लगती थी। बैरम खां अकबर को डांट भी देता था, तो ये खराब लगता था अकबर को। बैरम खां भाई बुजुर्ग था, उसको हुमायूं उससे बड़ा शालीनता से बात करते थे बैरम खां से, तो ये तो बच्चे थे अकबर उसके आगे। तो बैरम खां अकबर को डांट भी देता था। अब इनको अकबर को खराब लगता था। लेकिन जब धीरे 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 जब ये 18 वर्ष का अकबर हो जाएगा, तो भाई तब तो बातें बातें बुरी लगेंगी अकबर को। समझ रहे हैं? अब जब बातें बुरी लगने लगी तो अकबर क्या करता है? धीरे 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 1560 तक आते आते 18 वर्ष हो जाता है अकबर को। बैरम खां की बातें थोड़ी बुरी लगने लगती हैं। प्लस बैरम खां ने कुछ ऐसा और कांड कर दिया कि जिससे अकबर को कानाफूसी करने लगे लोग साम्राज्य के। क्या बैरम खां ने किया? बैरम खां थे, क्या थे बैरम खां? सिया थे। एक तो बैरम खां को घमंड हो गया था कि पूरे देश का साम्राज्य मैं ही चला रहा हूँ, मुगल साम्राज्य पूरा मैं चला रहा हूँ, पूरे भारत को मैं चला रहा हूँ। तो एक तो उनको घमंड हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ कि अकबर भी थोड़ा इनसे नाराज वराज रहता था क्योंकि डांट देते थे। ये भी एक चीज है। तीसरी बात की थी, ये सिया थे। कौन? बैरम खां। बैरम खां सिया थे। तो जो राज दरबार में जो मुख्य मुख्य पद होते थे उसमें सिया लोगों को इसने भर्ती कर दिया मुख्य मुख्य पदों पे। लेकिन मुगल क्या थे? मुगल सुन्नी थे। अब बैरम खां था सिया, तो ये सिया लोगों को प्रेफरेंस देने लगा मुख्य मुख्य पदों पे। इससे भी लोग नाराज थे। ठीक। इधर अकबर 18 का पूरा हो गया है, ये भी एक बात है। तो इन सारी चीजों को देखकर अकबर के कान में लोग, राजा लोग, जो और भी कर्मचारी थे, कानाफूसी करने के लिए कि आदमी ठीक नहीं है, यही है वो है। अकबर भी अब 18 का हो ही गया, इसको भी तो बातें बुरी लगनी चालू हो गई है। तो इसी क्रम में धीरे धीरे बैरम खां क्या करता है कि अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह कर देता है तो वो घटना में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बस इतने जानिए कि विद्रोह करता है और अकबर कुचल देता है बैरम खां को। और फिर बैरम खां को 3 रास्ते देता है कि आपको मैं 3 रास्ता देता हूं, जो उसमें से चूज करना हो वो मैं आपको दे दूंगा। तो क्या क्या 3 रास्ते देता है बैरम खां? पहला, बैरम खां को 3 रास्ते देता है। पहला कहता है कि भाई साहब, अब आप या तो हज चले जाइए। हज, हज समझ रहे हैं ना? जो अपने
मुस्लिम भाई हैं, हालांकि हिंदू भाई भी समझते ही हैं, लेकिन मुस्लिम भाई कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझेंगे। ठीक। तो बैरम खां हज, तीन ऑप्शन दिया अकबर ने बैरम खां की, कैसा है। अब जो भी बुलाया हो बैरम खां को, जो भी बुलाता हो, उसमें जाने की कोई जरूरत है नहीं, क्या बुलाता था क्या नहीं बुलाता था, वो हम लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं। पहला तो हज दिया। दूसरा कहा कि भाई मेरे आप सलाहकार भी बन सकते हैं, सलाहकार भी बन सकते हैं आप। ये बैरम खां के विद्रोह दबाने के बाद अकबर इनको ऑप्शन दे रहा है तीन। बैरम खां को जब बैरम खां ने विद्रोह किया, इनको दबा दिया अकबर ने, उसके बाद कहा कि तुमको तीन ऑप्शन मैं दे रहा हूं। एक सम्मान तो करता ही था। पहला हज चले जाओ, दूसरा मेरे सलाहकार बन जाओ, तीसरा कुछ जागीर मैं देता हूँ, कुछ क्षेत्र आपको दे देता हूँ, जाके वहां जागीरदारी करो उसकी। ठीक। तो भाई बैरम खां भी अब समझ ही गए थे कि मामला गड़बड़ है, तो इन्होंने क्या चूज किया, हज। बैरम खां ने हज को चूज किया। तो ये बेचारे क्या करे कि 1560 में कहा चले गए, हज, हज चले गए। और जब ये बैरम खां हज जा रहे थे, तो हज जाते समय ही बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, इसमें जाने के लिए तो हालांकि बता ही देता हूं मैं। बैरम खां, अच्छा, बैरम खां की हत्या करता कौन है, एक अफगान करता है। क्यों करता है, क्योंकि उस अफगान के पिता को बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था। इसलिए वो अफगान अपने पिता का बदला लेने के लिए इनकी हत्या, रास्ते में भाग जाते समय इनकी हत्या कर देता है। ठीक। अब भाई बैरम खां की हत्या हो गई, तो भाई अब जब किसी की हत्या हो जाएगी, तो उसकी बीवी बच्चे तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो बीवी बच्चों का क्या करता है अकबर, बीवी से भाई बड़ा लगाव, तो बीवी से प्रेम कर लेता है, शादी कर लेता है। किसकी बीवी से, बैरम खां की बीवी से अकबर शादी कर लेता। अब आप सोचेंगे कि बैरम खां बुजुर्ग है, अकबर अभी नया नया है, ये क्या चक्कर है। इस चक्कर को समझने के लिए जाके आप पढ़िएगा हिस्ट्री और कहानी समझिएगा, उस पर रिसर्च करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ ज्यादा ही समय हो जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है। तो भाई अकबर क्या करता है, बैरम खां की बीवी से शादी कर लेता है। अच्छा, इनके बच्चे एक थे बैरम खां के, अब्दुर रहीम, उनका क्या नाम था, अब्दुर रहीम। बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था, अब्दुर, अब्दुर रहीम। तो इनको भी अडॉप्ट कर लेता है अकबर, और बैरम खां की पत्नी से शादी ही कर लेता है, अब्दुल रहीम को अडॉप्ट कर लेता है। बाद में, अब देखिए, आप मैंने लिखा ना, बैरम खां की हत्या हज जाते समय, फिर लिखा बैरम खां की पत्नी से अकबर विवाह किया और उनके पुत्र अब्दुल रहीम को भी संरक्षण दे दिया। अब्दुल रहीम को, आगे चल के अब्दुल रहीम किसके, अब्दुल रहीम जहांगीर के गुरु बनते हैं, और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि देता है कौन, अकबर। आगे चल के अब्दुल रहीम को अकबर खान खाना की उपाधि देता है और जहांगीर का गुरु बना देता है, और कहता है इनसे कि भाई, अकबर कहता है अब्दुल रहीम से कि ऐसा है कि हमारे पिता तो बेचारे पढ़ते पढ़ते मर गए, मैं तो अनपढ़ रह गया, मेरे पिता पढ़ते पढ़ते मर गए, मैं अनपढ़ रह गया, तो जहांगीर को भाई पढ़ा दीजिए, इसको पढ़ाओ। तो अब्दुल रहीम गुरु बन जाते हैं किसके, जहांगीर के। ठीक है भाई, हुमायूं तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पढ़ ही तो रहा था, पढ़ते ही मर गया ना, और अकबर बेचारे अनपढ़ ही थे। तो कहे वही कि मैं अनपढ़ बेचारा, मेरे पिताजी पढ़ते पढ़ते मर गया, तो भाई मेरे पुत्र को कम से कम पढ़ा दो। तो अब्दुल रहीम को दे देते हैं भाई तुम गुरु हो, इसी कारण से उनको खान खाना की उपाधि भी देते हैं। ठीक है। तो ये आप इतना आप समझ गए होंगे 1560 तक। तो 1560 तक की स्टोरी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, बैरम खां की तो कहानी खत्म हो गई, समझ ही रहे हैं सब कुछ यहाँ कहानी, बैरम खां की स्टोरी आप समझ भी गए। अब 1560 में 18 वर्ष का हो गया, सारा इधर का सारा खेल खाल हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक। अब 60 से 64, इसको मैंने दो पार्ट में किया है, 60 से 64। तो भाई बैरम खां का खत्म, तो अब अकबर 18 का हुआ है ना, चीजें उसको बुरी लगी रही थी, लेकिन इसके जाने के बाद
बैरम खां के जाने के बाद जो वहां की राज परिवार की जो स्त्रियां थी, और भी स्त्रियां जो राज परिवार की जो स्त्रियां थी, इनका लगभग शासन पे दबदबा हो जाता है भारत के शासन में। रहता तो अकबर ही है बादशाह, लेकिन कहीं न कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व यही सब रहते हैं। कौन? तो इसी 1560 और 64 के काल को इतिहासकार क्या नाम देते हैं? पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे कि पेटीकोट गवर्नमेंट क्या है, और पेटीकोट पे तो मैं विवेचन नहीं करूंगा। आप पेटीकोट समझ भी रहे होंगे। पर्दा शासन, ये भी आपको थोड़ा बहुत हिंट आप तो लग ही गया होगा, पर्दा पेटीकोट क्या है। तो 1560 से 1564 तक पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन चला। उसमें भी दो, 60 से 62 तक डायरेक्ट, 62 से 64 तक इनडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है? अच्छा, पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन का मतलब है कि जो राजमाता थी, जो और भी स्त्रियां थी, जैसे अकबर की एक धाय माँ थी, क्या नाम था उनका? अकबर की धाय का नाम था महम अनगा। अब महम अनगा के पुत्र थे आधम खां। तो महम अनगा, आधम खां और राजमाता, ये लोग मिल के जो है, ये इसी को पर्दा, यही लोग शासन कर रहे थे, इसी को पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। स्त्रियों का शासन एक तरह से। स्त्रियां में कौन कौन? राजमाता, अकबर की धाय मां महामनगा, धाय मां के पुत्र आधम खां, तो ये लोग मिलकर शासन कर रहे थे। लेकिन 60 से 62 तक तो ये सब, इन सब का ज्यादा दबदबा था, क्योंकि डायरेक्ट ये सब इन्वॉल्व रहते थे कोई भी डिसीजन। अरे अकबर तो इनको महम अनगा को, अकबर महम अनगा को लगभग कुछ दिनों के लिए, कुछ लगभग प्रधानमंत्री भी बना रखा था महम अनगा को, अकबर। और ये शासन में हस्तक्षेप भी करती थी। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन 60 से 62 तक डायरेक्ट था, इन लोगों का डायरेक्ट हस्तक्षेप था। महमनगा को अकबर ने भाई कुछ दिनों के लिए पीएम भी बनाया, फिर उनका शासन में हस्तक्षेप भी करती थी। तो ये सारी चीजें ठीक है, उसको ठीक लगती थी अकबर को, चलो ठीक है। लेकिन जब वही किसी चीज की हद हो जाती है, तो फिर वही, तो 60 से 62 तक तो डायरेक्ट ये लोग कर रहे थे, इन लोगों का दबदबा था। लेकिन 62 के बाद, या 62 या उसके आसपास से ही क्या होता है, एक घटना घट जाती है 62 में ही। 62 में ही एक घटना घटती है। वो घटना ऐसे थी कि जो अकबर की धाय माँ थी महम अनगा, इनका जो पुत्र था आधम खां, ये आधम खां क्या करता है कि अकबर के राज दरबार के एक अधिकारी की हत्या कर देता है, आधम खां। अकबर बड़ा थोड़ा नाराज होता है, और आधम खां को छत पे बुलाता है कि आओ भाई, तुमसे कुछ बात करनी है। आधम खां छत पे आते हैं, और आधम खां को वहीं पे उठा के अकबर फेंक देता है नीचे। आधम खां चले जाते हैं, छत से उठा के इनको फेंक देता है अकबर। किसको? आदम खां। आदम खां चले जाते हैं। अब देखिए, आदम खां भी चले गए 1562 में। अब 1562 में मतलब 1562 में ये घटना घटी है। अब यहां से जो है 1562 से जो है, ये इन लोगों का जो है इनडायरेक्ट, अभी लोग हस्तक्षेप उतना नहीं कर पा रहे थे शासन में। क्यों? क्योंकि 1562 में एकदम अब अकबर अपने फार्म में आना चालू हुआ। फार्म, जैसे आप कोई खेल खेलते होंगे तो कभी कभी फार्म में आ जाते होंगे, तो वैसे अकबर भी 1562 में आदम खां को फेंक देता है छत से, इसके बाद फार्म में आ जाता है। और जब अकबर फार्म में आएगा तो तमाम धार्मिक सुधार करेगा, तमाम विजय करेगा। तो 62 के आसपास से ही सुधार, विजय, तमाम चीजें चालू हो जाएंगी। जैसे जब कोई भी गवर्नमेंट हो, जब उसका राजा शक्तिशाली होता है, तो डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेता है। और जब राजा पे या प्रधानमंत्री पे, जब इन धार्मिक लोगों का जब रहता है, तो वो डिसीजन लेने में उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अकबर 1562 में एकदम स्ट्रांग हो गया, 1562 में। और यहीं से उसकी कहानी स्टार्ट होती है अकबर की। यानी अकबर फार्म में आना चालू होता है। जब फार्म में आएगा तो तमाम विजय करेगा, धार्मिक सुधार करेगा, धीरे धीरे धीरे। ठीक। तो अब इस चीज को थोड़ा सा, अब देखिए, विजय, धार्मिक सुधार 1562 से ही चालू है। 1562 से विजय, धार्मिक सुधार, तमाम धार्मिक सुधार में करेगा।
दास प्रथा खत्म कर देगा। ठीक। इसके बाद तीर्थ कर को समाप्त कर देगा। इसके बाद जजिया जो है, तो 62, 63, 64 लगातार काम करेगा। 62 में 62 में दास प्रथा खत्म कर देगा। 63 में तीर्थ कर समाप्त कर देगा। 64 में जजिया समाप्त कर देगा। तो ये सारी चीजें देखिए, अब स्ट्रांग हो गया भाई, फॉर्म में आ गया है, तो अब सारा आलम चलेगा इसका। ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा आप एक बार, और इसको मैं एक बार, अब आप ये चीज ऊपर की चीजें भी अब आप समझ जाएंगे, समझ गए होंगे। तो मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। ठीक। जन्म 1500 अक्टूबर 1542। ठीक। 15 अक्टूबर 1542। जान ही रहे कहाँ हुआ। माँ हमीदा बानो बेगम धाय माँ महामन का पुत्र, इनका पुत्र आदम खान। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 तत्कालीन पंजाब के कलानौर में। उम्र, तत्कालीन पंजाब का मतलब उस समय का पंजाब। उम्र 13 वर्ष, ये भी मैंने आपको समझाया। अब इस चार्ट को थोड़ा सा एक बार हम रिकैप कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म। ठीक। जन्म हो, चूंकि उम्र कम थी, तो उसके साथ कौन था, बैरम खां संरक्षक के रूप में। बैरम खां की स्टोरी मैंने बताया। 60 तक पहुंचते पहुंचते ये 18 वर्ष का हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। और जब एडल्ट हो जाता है तो फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें बैरम खां की हत्या भी हो जाती है, और बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेता है। इनके पुत्र को खान खाना की उपाधि, तमाम चीजें करता है। फिर धीरे धीरे राज परिवार की स्त्रियों का सत्ता हो जाता है। फिर इनको धीरे धीरे 62 में एक घटना घटती है। फिर यहाँ 62 से ही अकबर फार्म में आना चालू होता है। पर्दा शासन, पेटिकोट शासन 60 से 64 तक। 60 से 62 तक तो डायरेक्ट था, मतलब डायरेक्ट इन महिलाओं का शासन पे नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन 62 के बाद अकबर एकदम फायर हो जाता है। ठीक। तो अब ये चीज समझ में आएगा कि 56, 60, 64 ये समझ में आया होगा। 56, 60 मैंने क्यों लिखा, देखिए 1560 में अकबर एडल्ट, तो कुछ यहां से कहानी चालू। 64, 60 से 64 इन लोगों को भी धीरे धीरे किनारे। तो ये है, इसलिए मैंने इसको 3 भाग में तोड़ा है। ठीक है। तो इसको आप जो है ना ऐसे ही बना लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करिएगा, इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। और जब इसको आप ऐसे बना लेंगे ना, तो फिर हम ये लोग कहाँ पहुंचे हैं, 1562। यानी कि अब जब 62 में फॉर्म में आता है तो विजय धार्मिक, तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके 1562 से इसके क्या, धार्मिक सुधार, जो धार्मिक सुधार होंगे, फिर विजयों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम इसके अकबर के जो 1562 जो धार्मिक सुधार करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीति। ठीक। तो अब इसमें देखिए, जैसे मैंने भी बताया ना कि 1562 से इसकी लगभग लगभग ये फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, 1562 से। तो 1562 में तो अभी थोड़ा बहुत फॉर्म में रहता है। धीरे 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 एक गुजरात विजय आएगी, उसके बाद तो पूरा पूरा एकदम एकदम फायर। 1572 से तो पूरा फायर है, क्योंकि गुजरात विजय उसकी ना एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट था उसका, बहुत जबरदस्त घटना थी। उसके बाद जो है ना अकबर एकदम शक्तिशाली हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के पहले थोड़ा बहुत रिफॉर्म करता है, नॉर्मल रिफॉर्म। जैसे देखिए 1562 में दास प्रथा समाप्त कर देता है। दास प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे युद्धों में जो युद्ध बंदी होते हैं, जो युद्ध बंदी लोग पकड़ के लाते हैं, उनको क्या करते थे ये सब कि जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करा लेते थे, कन्वर्ट करा लेते थे युद्ध बंदियों को। तो ये अकबर जब आता है तो ये दास प्रथा, जो युद्ध बंदी थी वो दास, उनको दास बनाते थे, फिर दास बनाकर धर्म परिवर्तन करा देते थे। तो अकबर क्या करता है कि आते ही दास प्रथा समाप्त, कि अब कोई भी युद्ध बंदी न दास बनेगा न उसको धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। ठीक। तो 1562 में ये। अच्छा 63 में देखिए, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा में जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया, और इसके साथ साथ पंजाब में गोहत्या निषेध कर दिया। देखिए कितना, अकबर कितना ही सहिष्णु काम कर रहा है। देखिए इधर 64 में जजिया समाप्त कर देता है। तो 62, 63, 64 ये तीनों घटनाएं एक लगातार हो रही हैं।
62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया। अच्छा, ये याद, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं आपको। ट्रिक क्या आपको याद करना है? दतिया। दतिया। त से दास प्रथा, त से तीर्थ यात्रा कर, या से जजिया। अब तीनों को लिख लीजिए, 62, 63, 64। ऐसे आपको याद रहेगा कि 62 में दास, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया। दतिया। दतिया एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप अकबर की धारणिक की जो शुरुआती नॉर्मल पॉलिसी, जो नॉर्मल रिफॉर्म लाता है, वो है दतिया। द से दास प्रथा, त से तीर्थ यात्रा और य से जजिया मान। ठीक, 62, 63, 64। तो ये चीज तो आपको याद हो गई होगी, 62, 63, 64। अब देखिए, हालांकि विजय मैं अलग से आपको बताऊंगा, अकबर तमाम विजय किया है, लेकिन इस धार्मिक नीति में मैंने विजय को ला दिया। गुजरात विजय को क्यों? क्योंकि इस गुजरात विजय, ये जो गुजरात विजय थी, ये एक लैंडमार्क इवेंट है अकबर के शासन का। एक लैंडमार्क इवेंट है। अभी तक तो ये जो 3 रिफॉर्म किया है, ये एक नॉर्मल रिफॉर्म है, लेकिन गुजरात विजय के बाद अकबर और शक्तिशाली हो जाता है। और जब राजा शक्तिशाली हो जाता है, तो फिर ये जो धार्मिक लोग होते हैं, ये इनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री इस समय अगर आप देखिए वर्तमान में, तो जो लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में गठबंधन सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो एक तरह से कहिए कि तब प्रधानमंत्री शक्तिशाली है। कोई भी डिसीजन, बोल्ड डिसीजन तुरंत ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं यही गठबंधन सरकार, तो तमाम धार्मिक लोग उस पर इन्वॉल्व होने लगते हैं, फिर प्रधानमंत्री पे हावी होने लगते हैं। तो अब जो है अकबर जो है, गुजरात विजय के बाद और शक्तिशाली होता है। जब और शक्तिशाली होगा, तो फिर और बड़े बड़े रिफॉर्म करेगा। गुजरात विजय के पहले दतिया, छोटे छोटे रिफॉर्म, उतना शक्तिशाली नहीं, लेकिन विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद बड़े बड़े रिफॉर्म। तो गुजरात विजय एक लैंडमार्क घटना है। इस गुजरात विजय के बाद अकबर बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक, और अभी तक ये छोटे मोटे सुधार करता था, अब गुजरात विजय के बाद बड़े बड़े सुधार करेगा। अच्छा, गुजरात विजय अकबर द्वारा किया जाने वाला सबसे तेजी से अभियान था। गुजरात विजय अकबर द्वारा किया जाने वाला सबसे तेजी अभियान था पूरे विश्व में। ठीक है। इसी गुजरात विजय के दौरान, इसी युद्ध के दौरान अकबर समुद्र मुद्र नहीं देखा था। अकबर जैसे आप अपने अभी गांव में घूम रहे होंगे, बहुत करे कि अगल बगल जिले चले, समुद्र नहीं, बहुत बच्चे सब ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो समुद्र नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। तो गुजरात गुजरात युद्ध के दौरान ही अकबर समुद्र देखता है, और वहीं पे इसकी पुर्तगालियों से मुलाकात भी होती है। ये तमाम चीजें हैं। तो बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट है ये गुजरात विजय। ठीक है। अच्छा, अब गुजरात विजय कर लिया 1572 में, तो अब तो भाई नए नए बड़े बड़े रिफॉर्म करेगा। तो क्या करेगा गुजरात विजय के बाद? तो मैंने लिखा है 1572 में गुजरात विजय किया। गुजरात विजय करने के बाद सीकरी, सीकरी एक गांव है, आगरा के आसपास ही है। सीकरी गांव में एक संत सलीम चिश्ती थे। इसी सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। सलीम उर्फ जहांगीर और शेख बाबा। देखिए, गुजरात विजय जब गुजरात फतह कर लेता है, तो सीकरी गांव में जाता है, और सीकरी गांव में ही एक नगर बसाता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक नगर बसाता है। उस नगर का नाम रहता है फतेहपुर सीकरी। फतेह माने गुजरात की फतेह, सीकरी माने सीकरी गांव में। तो फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाता है। और इसी सीकरी गांव में एक सलीम चिश्ती रहते थे। उनका नाम था, एक संत थे, उनका क्या नाम था? सलीम चिश्ती। तो अकबर को लड़के नहीं हो रहे थे, तो उसमें जो है ये सलीम चिश्ती का अ, बड़ा योगदान है। आशीर्वाद से अकबर का एक पुत्र पैदा था, जिसका नाम था सलीम। सलीम, यही यही इसी यही सलीम जो है
इसी सलीम को अकबर जो है शेखू बाबा कह के पुकारता था। और यही सलीम जहांगीर है। यही सलीम क्या है? जहांगीर है। तो जहांगीर को ही अकबर शेखू बाबा कहता था और सलीम इसका बचपन का नाम था। तो गुजरात फतह करने के बाद आगरा के समीप एक सीकरी गांव है। उसी सीकरी गांव में एक नगर बसाता है, फतेहपुर सीकरी। और सीकरी गांव में ही एक संत रहते हैं, शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं सलीम चिश्ती की कृपा से, आशीर्वाद से अकबर को एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम सलीम रखा जाता है और अकबर उसको प्यार से शेखू बाबा बुलाता था। यही है जहांगीर। यही शेखू बाबा क्या है? जहांगीर है। ठीक। अच्छा, फतेहपुर सीकरी तो नगर बन गया। अब फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा भी बनवाता है। फतेहपुर सीकरी नगर में एक बुलंद दरवाजा भी बनवाता है। देखिए मैंने ये लिखा। तो इसको 1572 को मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। गुजरात विजय करने के बाद सीकरी गांव में एक संत सलीम चिश्ती थे। इसी सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम शेखू बाबा का जन्म हुआ था। सलीम उर्फ जहांगीर या शेखू बाबा। ठीक। गुजरात विजय फतह करने के बाद सीकरी में एक नगर बसाता है जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। और यहीं पे फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा भी बनवाता है अकबर। अब 72 की जो घटना हुई, जो गुजरात विजय हुआ अकबर, इसमें मैं बताया कि अकबर बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत शक्तिशाली। तो अब इसके बाद तमाम विजय करेगा, तमाम विजय भी करेगा, रिफॉर्म भी करेगा, तमाम चीजें करेगा। तो आइए 75 में देखिए क्या करता है। इसी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाता है अकबर। फतेहपुर सीकरी में एक, अब देखिए, जब अकबर गुजरात विजय के बाद मजबूत हो गया तो अब कुछ धार्मिक काम भी करेगा, कुछ धर्म को लेकर भी करेगा। जैसे 1575 में इबादत खाना बनवाया फतेहपुर सीकरी में ही। इबादत खाना, ये इबादत खाना क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? इबादत खाना का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा मान लीजिए, एक छोटा कमरा मानिए, और उस कमरे में सबको क्या करता था? मीटिंग करवाता था। किसकी मीटिंग? विभिन्न धार्मिक लोगों की, अच्छे धार्मिक लोगों की मीटिंग करवाता था और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करवाया करता था। ठीक। किसी भी पर्टिकुलर धार्मिक टॉपिक पे डिस्कशन करवाया था। धार्मिक लोग कई, हिंदू मुस्लिम सब लोग थे, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम, सभी। तो सभी से डिस्कस करवाता था और कहता था कि आप लोग किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचिए, फिर वही मैं लागू कर दूंगा। लेकिन अब वही है कि जहां 10 20 लोग 50 लोग जो भी मिलके आपस में किसी चीज पे डिस्कशन करेंगे, तो क्या सबका मत एक होगा? मत एक होगा? नहीं होगा। आप जान ही रहे। तो ये अकबर भी जानता था कि सब लोग डिस्कशन करेंगे, लास्ट में मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि इन लोगों का डिस्कशन किसी एक चीज पे लोग मतैक्य के नहीं हो सकते। ठीक। तो इबारत खाना तो बनवा दिया कि ऐसा कमरा जहां विभिन्न धर्म के लोग किसी मुद्दे पर विश्लेषण करते थे, एनालिसिस करते थे। और अकबर कहा कि भाई एनालिसिस करके आप एक निष्कर्ष निकाल दीजिएगा। लेकिन जब ये लोग, अब ये भी कहा, आगे देखिए, 1579 में एक मजहर की घोषणा, मजहर घोषणा मतलब कि जिस मुद्दे पे इबादत खाना में डिस्कस हुआ है, यदि आप लोग किसी एक निष्कर्ष या किसी एक हल पे सब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मेरा आदेश ही मान्य होगा। फिर मैं जो करूंगा कहूंगा वही आप लोगों को मानना है। तो मेरा मत या आदेश मानना होगा। यही होता है मजहर की घोषणा। इसी को कहते हैं मजहर की घोषणा, सर्कुलर की घोषणा। मजहर मतलब सर्कुलर। और इसी से आगे अमोघत्व की, अकबर को अमोघत्व की प्राप्ति होती है। अमोघत्व की प्राप्ति का मतलब है कि अमोघ, आप सुने होंगे अमोघ। अमोघ मतलब कि मैंने जो बोल दिया, या मेरे जो बाण, जैसे नहीं अमोघ बाण, अमोघ, तो वो अमोघ है, मतलब उसको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि अब अकबर की बात को, अकबर के डिसीजन को कोई नहीं रोक पाएगा। इसी से कहते हैं कि अकबर को अमोघत्व की प्राप्ति हो गई। भाई कैसे कोई रोक पाएगा? आप 10 लोग डिसीजन किए, अब देखिए कि सबको इकट्ठा करके ये सारी चीजें करवा रहा है, तो अकबर एक तरह से कहिए कि घुलन मिलन, घुलनसार मिलनसार सबको लेके चलने वाला था। लेकिन अब आगे देखिए कहानी क्या होती है। 1579 में मजहर की घोषणा होती है। किसी विशेष मुद्दे पर बहस करने के बाद, ये बहस कहाँ होती थी? इबादत खाना में।
किसी एक निष्कर्ष या हल पर ये सब लोग, ये लोग नहीं पहुंचे, तो जहां फनाह का आदेश मान्य होगा, यानी कि मेरा मत यानी जहां फनाह का आदेश मानना होगा, इसी से अकबर को अमोघत्व की प्राप्ति हुई। अमोघत्व मतलब समझ, मैंने जो बोल दिया या मेरे मुंह से जो बाण निकल गए, अब वो वापस नहीं होंगे, उसको मानना ही पड़ेगा, अमोघ है। ठीक है। अब आगे देखिए, इसी चक्कर में आगे फिर 1582 में अकबर एक अपना धर्म भी, एक अपना नया धर्म भी चलाता है। उसका क्या नाम है? दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक धर्म शुरू किया। अब आप सोचेंगे कि अकबर एक धर्म भी चालू कर रहा है, हालांकि इसको हम धर्म नहीं कर सकते, दीन इलाही को हम लोग धर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इस धर्म के, किसी भी धर्म के आप अगर नॉर्मल में देखिए, तो किसी भी धर्म के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे हिंदू का ले लीजिए, हिंदू में हिंदू धर्म का सबसे सुप्रीम टेक्स्ट एक बुक होगी ना सबसे ऊपर, जैसे भगवत गीता है हिंदू में, फिर कुरान में, उसमें मुस्लिम कुरान है, फिर हिंदू धर्म में तमाम मंदिर, तमाम, इसी तरह से मुस्लिम में चले जाएंगे तो उसमें तमाम मस्जिद। तो ये कुछ क्राइटेरिया होती है। लेकिन इसका जो, ये अकबर ने जो धर्म स्टार्ट किया, दीन इलाही या तौहीद इलाही, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। इसमें बस ये क्या था कि नैतिक बातों का संकलन, एक किताब है जिसमें नैतिक चीजें, क्या क्या करना है क्या नहीं कर, उसका संकलन था। तो एक तरह से इसको कहिए धर्म नहीं, ये एक किताब है नैतिक बातों का। और आगे, अच्छा इसमें देखिए कि ये स्टार्ट करता है धर्म, धर्म कहना तो नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है चलिए धर्म। इसमें देखिए, हिंदुओं में केवल बीरबल ही इस धर्म को मानते थे। मान सिंह तो तुरंत मना कर दिए, मैं इस धर्म को नहीं मानूंगा। मान सिंह कौन थे, बीरबल कौन था, सब बताऊंगा। तो बीरबल ने तो इस धर्म को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मान सिंह ने मना कर दिया। ठीक। तो अब देखिए, ये धर्म आगे चल के, यह धर्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और इसी संबंध में आगे इतिहासकार क्या कहते हैं, अकबर को क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह जो धर्म था अकबर की मूर्खता का एक स्मारक था। यह धर्म जो अकबर ने स्टार्ट किया था, यह अकबर की मूर्खता का एक स्मारक था, आगे चल के इतिहासकार कहते हैं। यानी कि ये धर्म भी जो स्टार्ट किया वो भी पूरी तरह फ्लॉप हो गया। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा, फिर आगे इलाही संबत शुरू करता है, इलाही संबत इसी से संबंधित। तो इलाही संबत, अभी देखिए, अब जब अकबर गुजरात विजय के बाद जब मजबूत हो गया, तो ये देखिए धार्मिक चीजें ज्यादा कर रहा है। ठीक। इसी इलाही संबत से जब अकबर के उत्तराधिकारी आएंगे, वो क्या कहेंगे कि इलाही संबत को हटाकर या धीरे धीरे हिजरी संबत लागू कर देंगे, जो कि इस्लाम का मुख्य संबत है, हिजरी संबत। तो आगे धीरे 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 अकबर के जो उत्तराधिकारी आएंगे, वो इलाही को हटा के क्या करेंगे, हिजरी संबत, हिजरी। हालांकि ये सब हिजरी संबत के बारे में भी मैं चर्चा किया हूं, शुरुआत में ही चर्चा कर दिया हूं, 570 एडी ऐसे करके मैंने बताया था। अब जाके वो शुरुआत का वीडियो, मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत का वीडियो आप देखिएगा। ठीक है। तो अब देखिए, यही है अकबर की धार्मिक नीति। अब धार्मिक नीति में मुझे गुजरात विजय का जिक्र इसलिए करना पड़ा, क्योंकि गुजरात विजय के पहले और गुजरात विजय के बाद अकबर की नीतियों में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन है, धार्मिक नीतियों में। इसीलिए मैंने यहाँ पे गुजरात विजय बताया, नहीं तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अकबर की धार्मिक नीति में पढ़ा रहा था, विजय नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, विजय तो अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी बता रहा हूँ आपको विजय भी, क्योंकि आज ही अकबर हमको खत्म भी करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन अकबर को पूरा आज क्लियर कट कर दिया जाएगा। तो यहां तक तो आपको अकबर की धार्मिक नीति। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से अगर कर लूं, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है गुजरात विजय, ये गुजरात विजय की लाइन है। ठीक, ये गुजरात विजय है। तो गुजरात विजय के पहले क्या क्या रिफॉर्म किया था, दतिया किया था, छोटे छोटे रिफॉर्म, एक नॉर्मल रिफॉर्म। दतिया मतलब दास कथा खत समाप्त, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया समाप्त, गुजरात विजय से पहले। अब गुजरात विजय के बाद देखिए, ये देखिए गुजरात विजय के बाद 75 में इबादत खाना लाता है, 75 में, 79 यानी कि 75 में, 79 में,
फिर देखिए 82 में, 83 में लगातार रिफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुजरात विजय के बाद अकबर बहुत शक्तिशाली हो गया था। तो जब शासक शक्तिशाली होता है तो किसी धार्मिक लोगों की नहीं सुनता है, अपने ही सर्कुलर की घोषणा तमाम चीजें कर रहा है, ये गुजरात विजय के बाद। तो यही है अकबर की धार्मिक नीति। अच्छा, आप देखेंगे ना कि जब ये धार्मिक में ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो फिर इसकी आलोचना भी होती है। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना भी लोग कुछ करते हैं। अच्छा, बीच में अकबर जब ये सब चीजें लागू कर रहा था, बीच में जौनपुर से एक फतवा भी जारी हुआ था। तो आलोचना इसकी धार्मिक नीति की करते हैं, करते करते फिर लास्ट में जो जब इसके उत्तराधिकारी आते हैं तो ये चीजें और कट्टर हो जाती हैं। क्योंकि ये चीजें जो भी कर रहा है अकबर ने, ये एकदम कट्टर चीजें नहीं है। आगे जब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें और कट्टर हो जाएंगी। जैसे इलाही संबत की जगह हिजरी हो जाएगा, तो ये एकदम कट्टरता आ जाएगी। ठीक है, तो अब अकबर की धार्मिक नीति यही है। इससे ज्यादा हम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। अब आइए, हम धार्मिक नीति हो गई। अब इसके विजय, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण तमाम विजय है, लेकिन उस विजयों में से हम लोग जो मेन मुख्य मुख्य जिस विजय का इतिहास पे प्रभाव पड़ा है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अकबर के विजयों को देख लेते हैं। अकबर की प्रमुख विजय, या आप लिख करके मैंने लिखा है अधीनता। तो अधीनता का मतलब समझिए कि कुछ शासकों ने अकबर की स्वयं ही अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ शासकों ने अकबर की स्वयं ही अधीनता स्वीकार कर ली, ये युद्ध नहीं किया, ऐसे ही अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसका मतलब यही है कि प्रमुख विजय अवलिक अधीनता का मतलब यही है, कुछ शासकों ने अकबर की स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अब अकबर ने बहुत सारा विजय स्वयं नहीं, स्वयं अभियान करके नहीं किया। अकबर कुछ ही विजय ऐसी हैं जो स्वयं अभियान किया। अकबर ने कुछ ही विजयों में स्वयं अभियान, जैसे गुजरात की विजय, गुजरात में अकबर स्वयं अभियान किया था, स्वयं नेतृत्व किया था। ठीक, आम इसका लेंगे, क्या नाम है, गुजरात के बाद आप इसका मेवाड़ की विजय। मेवाड़ में भी अकबर स्वयं पहली बार जब अभियान करता है तो स्वयं अकबर ही करता है। तो कुछ ही विजय ऐसे हैं, कुछ ही अभियान ऐसे हैं जिसमें अकबर अभियान करता है। शेष अभियान तब कौन करता है? शेष अभियान राजपूत करते हैं। अकबर के समय जो राजपूत थे वो अकबर के लिए अभियान करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि राजपूतों के खिलाफ राजपूत ही अभियान करते हैं। अकबर ऐसी पर्सनालिटी था। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो पहला क्या है? 1561 मालवा की विजय, शासक बाज बहादुर, विजय आधम खां। तो 1561 में मालवा को विजित किया गया। तो उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। अच्छा, अकबर की तरफ से किसको भेजा गया था? आधम खां को। तो आधम खां ने मालवा का विजित किया, लेकिन भेजा कौन था? अकबर। तो विजय आधम खां ने किया, मालवा का शासक बाज बहादुर था। ठीक, अच्छा, 1561 में तो आधम खान ने विजित कर लिया। 1562 में आदम खां आते हैं और अकबर इनको छत पे बुलाता, उठा के इनको फेंक देता है। कहानी इनकी खत्म हो जाती है 1562 में। ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखिए, 1562 आमेर की विजय। आमेर की विजय ही थोड़ा सा ऐसा है ना कि आमेर की विजय में आगे कनेक्टिविटी है, कई रूट हैं इसमें, कई चीजें जुड़ेंगी आगे। आमेर की विजय से जहांगीर की जुड़ेगी, जहांगीर मतलब एक तरह से कहिए कि जहांगीर वाली कड़ी आमेर की विजय से ही जुड़ेगी। इसलिए आमेर का थोड़ा हम लोग बड़ा में पढ़ेंगे। तो अभी आमेर को मैंने यहाँ बनाया, पहले इधर को समझ लेते हैं, फिर आमेर पे चलते हैं। ठीक है, तो आमेर को भी समझा रहा हूँ, पहले ये तो 1564 आज तक हम लोग आ गए। 1564 में गोंडवाना, शासिका कौन थी? दुर्गावती। विजय कौन किया अकबर की तरफ से? आसफ खां। अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या नाम है इनका? रानी दुर्गावती। ये मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। और मध्यकाल में बहुत सीमित ही महिलाएं दिखेंगी।
और शासिका के रूप में तो बहुत कम, जैसे रजिया, दिल्ली सल्तनत में रजिया 1236 से 1240 तक रजिया रहती है। रानी दुर्गावती हैं, चांद बीबी। तो मध्यकाल में बहुत सीमित महिलाएं, वो भी शासिका के रूप में, बहुत कम दिखेंगी। नॉर्मल कंडीशन में भी बहुत कम दिखती हैं, शासिका के रूप में तो एकदम बहुत कम दिखेंगी। क्योंकि मध्यकाल में महिलाओं का एक तरह से कहिए कि शोषण ही होता रहा। प्राचीन काल से धीरे 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 ऋग्वैदिक के बाद लेटर वैदिक, फिर धीरे धीरे महिलाओं का शोषण बढ़ता ही गया है, कम नहीं हुआ। ठीक है, तो मध्यकाल में एकदम स्थिति खराब थी। तो तो जहां शासिका आएंगी मध्यकाल में, शासिका वो क्या हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। रानी दुर्गावती हुई, रजिया हुई, चांद बीबी हुई, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1564 में ये होगा। अच्छा, 68। अब यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है 68, 76, 72, उल्टा लिखा है। 68 के बाद 72 लिखना चाहिए, लेकिन मैंने 76 लिख दिया है। क्यों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये सारी कड़ियां भी एक साथ, इसमें कई चीजें हैं। मेवाड़ की विजय, शासक उदय सिंह, विजय अकबर स्वयं करता है। तो मेवाड़ का जो पहला अभियान अकबर स्वयं ही करता है। ऐसा नहीं है कि करता है तुरंत जीत ही जाता है या विजित कर लेता ना, कई लोग आते हैं। लास्ट में जहांगीर के समय मेवाड़ का विजित होता है। तो कैसे, उसी कहानी को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे कैसे क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है उदय सिंह, तो शासक एक थे उदय सिंह। ये मेवाड़ से संबंधित कहानी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उदय सिंह, उदय सिंह का नाम आप सुने होंगे। अच्छा, उदय सिंह के एक पुत्र थे, इनका तो नाम आप 100% सुने होंगे, राणा प्रताप। नहीं सुने होंगे तो आप पता नहीं किस काल में जी रहे हैं। राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आते हैं। राणा प्रताप के बाद कौन आता है, अमर सिंह। अब देखिए, तो उदय सिंह और राणा प्रताप, ये दोनों अकबर के समय, और ये जो है जहांगीर के समय, और इन दोनों के बीच क्या होती है, संधि। ठीक, अब देखिए क्या है। चूंकि उदय सिंह पुत्र राणा प्रताप और उनके आगे शासक अमर सिंह, ये तीनों शासक कहाँ के हैं, मेवाड़ के। तो जब अकबर पहली बार अभियान करता है मेवाड़ पे, तो शासक कौन था, यही उदय सिंह थे। ठीक, तो क्या होता है कि उदय सिंह अपना राजधानी छोड़कर पहाड़ों में भाग जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं, अपना अभियान, अपना युद्ध जारी रखते हैं। कौन, उदय सिंह। ठीक, यानी कि मेवाड़ अभी अकबर विजित नहीं कर पाए। फिर उनके आगे उनका पुत्र राणा प्रताप, ये लड़ता है, तब भी अकबर विजित नहीं कर पाते हैं। फिर, फिर उसके आगे अमर सिंह आते हैं, तब तक अकबर की कहानी खत्म हो जाती, जहांगीर आ जाता है। तब फिर आगे अमर सिंह और जहांगीर में क्या होता है, संधि होती है। तब जाके ये जो है मेवाड़ जो है मुगलों के अधीन आता है, जहांगीर के समय, अकबर के समय नहीं। एक तरह से कहिए कि अकबर जो है लगभग लगभग सभी उत्तर के राज्यों को जीत लिया था, यहां तक कि राजपूतों को भी। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज था जो अकबर का लगातार प्रतिरोध कर रहा था। और लगातार प्रतिरोध में यही लोग थे, उदय सिंह, राणा प्रताप। फिर धीरे धीरे फिर जहांगीर के समय कहीं न कहीं जाके मेवाड़ जो है मुगलों के अधीन होता है। एक तरह से कई बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुगलों की, मेवाड़ की। तो संधि क्यों होती है अमर सिंह और जहांगीर में, संधि जब भी हो जाता है, संधि की किसकी संधि, क्या शर्त रखा जाता है। क्योंकि अमर सिंह की स्थिति यह थी कि अमर सिंह को बार बार जाके मुगलों के यहाँ क्या, वो एक तरह से कहीं उपस्थिति दर्ज करानी रहती है अमर सिंह। तो पहली संधि ये होती थी कि मैं उपस्थिति दर्ज नहीं कराऊंगा। ठीक, पहला ये। दूसरा ये रहता है कि ये मुगल जो है ना, ये राजपूत कन्याओं से जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। तो ऐसा करिए कि अब जो है राजपूत कन्याओं से जबरदस्ती शादी ना करें मुगल, दूसरी शर्त ये रहती है।
ये दोनों इसी शर्तों पे यह संधि मान ली जाती है और फिर अमर सिंह और जहांगीर में संधि होती है और मेवाड़ जो है मुगलों के अधीन हो जाता है। तो ये तो कहानी हुई कि मेवाड़ कैसे अधीन हुआ। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे ना, उत्तर भारत की विजय दक्षिण भारत की विजय कैसे, थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे ये तो आप अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा ये चीज। ये नहीं याद हुआ होगा तो जान लो कि आप बेहुदे हैं। ठीक है। तो अब उत्तर भारत की विजय, किसकी विजय? ए भाई अकबर की पढ़ रहे हैं तो अकबर की विजय होगी ना। दक्षिण भारत की विजय। अब देखिए, उत्तर भारत में ये अकबर ने तो लगभग लगभग सारे राज्यों को लगभग जीत लिया था, यहाँ तक कि राजपूतों के भी। एक केवल कौन प्रतिरोध, लगातार प्रतिरोध कर रहा था? मेवाड़। मेवाड़ को कौन आगे जाके जीतता है? कौन जीतता है? जहांगीर जीत लेता है। ठीक। आगे फिर धीरे धीरे तो लगभग लगभग अकबर और जहांगीर ये दोनों मिलकर लगभग लगभग सब उत्तर भारत को जीत ही लेते हैं। ठीक है, लगभग ज्यादातर राज्यों को। अब दक्षिण भारत कंडीशन क्या है? दक्षिण भारत में होता है कि बाबर तो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, पहुंच ही नहीं पाए दक्षिण भारत तक। हुमायूं भी कुछ नहीं कर पाए। अकबर पहुंचते हैं दक्षिण भारत के एंट्री गेट पर, तब पहुंचते हैं। दक्षिण भारत के एकदम एंट्री गेट पर कौन पहुंचता है? अकबर। अब एंट्री गेट पे जब पहुंचे तो वहां एक असीरगढ़ का किला, तो असीरगढ़ का किला पे 1601 में पहुंचते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। और फिर आगे चल के 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर दक्षिण भारत के इंटीग्रेट असीरगढ़ के किले तक पहुंचते हैं, फिर वहीं से वापस लौट जाते हैं। फिर आगे जो है, अब दक्षिण भारत के लिए जहांगीर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तरह से कंपैरेटिव स्टडी हो गई ना। औरंगजेब ने क्या किया और ये शाहजहां ने क्या किया, ये सारी चीजें आपको कैसे कैसे ऐसे ही तो पढ़ेंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी हो। औरंगजेब ने किसको किसको जीता था? औरंगजेब को कहेंगे तो बीजापुर गोलकुंडा को ले लो। इसने बीजापुर गोलकुंडा को अधीन किया दक्षिण भारत में। शाहजहां को लोगे तो अहमदनगर। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये सब दक्षिण भारत को विजित करते जाते हैं। अकबर केवल असीरगढ़ के किले मतलब दक्षिण भारत के इंटीग्रेट तक पहुंचता है 1601 में। फिर वहीं से लौट जाता है। 1605 में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर ये सब लोग थोड़ा और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब बीरर बरार, ये सारी चीजें ये लोग जीतते हैं। ठीक। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी हो गई। और ये जो है मेवाड़ की कहानी हो गई। ठीक। तो ये शर्त भी आप समझ ही गए होंगे कि अमर सिंह और जहांगीर में शर्त किसकी चीज की हुई, कि अमर सिंह को बार बार मुगल दरबार में पेश होना था तो उससे उनको छूट मिल गई इस संधि के तहत। और दूसरी थी कि राजपूत कन्याओं से मुगल जबरदस्ती शादी करते थे तो उसमें उसको भी मना कर दिया गया, तो यहाँ पे संधि हो गई। अंततः जो है ये मेवाड़ भी मुगलों के अधीन हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, राणा प्रताप अगला। यहाँ पे मेवाड़ में राणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, शासक राणा प्रताप रहते हैं, विजय मान सिंह व आसफ खान। अब देखिए आप यहाँ एक चीज और समझने लायक है। क्या समझने लायक है? ये कौन है शासक? राणा प्रताप। क्या है? ये छत्री है। अकबर की तरफ से कौन शासक है? ये भी एक छत्री है। अब देखिए यहाँ पे कमाल। युद्ध क्या है, क्या नाम है उसका? हल्दी घाटी का युद्ध। तो एक चीज तो यहाँ दिमाग में ये रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में नहीं हुआ, राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये राणा प्रताप भी छत्री हैं और ये मान सिंह भी छत्री हैं। मान सिंह अकबर की तरफ से हैं। छत्री छत्री के खिलाफ ही लड़ रहा है। ये थोड़ा सा है ना, छत्री छत्री के खिलाफ ही लड़ रहा है। तो अब आप अकबर की पर्सनालिटी को समझिए। किस पर्सनालिटी का रहा होगा अकबर, किस व्यक्तित्व का रहा होगा कि उसके समय या उसके लिए छत्री जो है छत्रियों से लड़ जा रहे हैं। छत्रियों छत्री मुगलों के लिए युद्ध कर रहे हैं, मुगलों के लिए विजित कर रहे हैं। किसके खिलाफ? छत्रियों के खिलाफ ही। तो अकबर कितना, जितनी जबरदस्त पर्सनालिटी थी अकबर की। अब इस पे कुछ सांप्रदायिक इतिहासकार कुछ बहुत
उल्टी सीधी बातें करते हैं, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। तो अकबर के समय क्षत्रिय क्षत्रियों के तरफ से थे, क्योंकि अकबर क्षत्रियों का सम्मान करता था, हर चीज उनका। लेकिन आगे, अब अकबर के आगे देखिए, अकबर के आगे स्थिति ये हो गई, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक जाते जाते छत्री मुगलों के विद्रोही हो गए, मुगलों के एकदम खिलाफ खड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि अकबर के बाद आने वाले शासक, एक तरह से अगर स्लॉन्ग वर्ड में कहूं, तो अप, राजपूतों को ये लोग अपने बाप की बपौती समझ लिए, बस, साफ सुथरी बात। यहीं से औरंगजेब तक जाते जाते जो राजपूत मुगलों का साथ देते थे, मुगलों के लिए लड़ते थे, वही राजपूत औरंगजेब तक जाते थे, मुगल के विद्रोही हो गए। तो अकबर किस पर्सनालिटी का व्यक्ति था, आप थोड़ा सा इसको तर्क एनालिसिस करिएगा और किताबें पढ़िएगा थोड़ा। लेकिन समय, ये नहीं कि अब पूरा उठा के एकदम इतिहास पढ़ने लगे कि तो ये चीज गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का एक ओरिएंटेशन होता है, किधर एग्जाम जाता है। आपको कोई इतिहासकार तो बनना नहीं है, पूरा तत्वविद बनना नहीं है, आपको क्या बनना है? गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है। तो इसके लिए तो आपको एकदम टारगेटेड पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो राजपूतों के खिलाफ राजपूतों का अभियान अकबर के समय, लेकिन आगे उल्टा हो जाता है, मुगलों के खिलाफ राजपूत विद्रोह कर देते हैं औरंगजेब तक जाते जाते। तो ये पर्सनालिटी थी अकबर की। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा और इसको समझते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मेवाड़ की विजय, शासक उदय सिंह, विजय अकबर स्वयं, समझ में आ गया होगा, वो नोट कर लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 1572 में गुजरात विजय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये देखिए ना, इधर लगातार अकबर विजित करता चला जा रहा है, देखिए लगातार। और गुजरात विजय तक आते आते अकबर की प्रशासनिक चिलता इतनी मजबूत हो जाती है, प्रशासनिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, फिर आगे तो एकदम वो फॉर्म में और फॉर्म में आ जाता है। तो गुजरात विजय, शासक कौन था उस समय गुजरात का? मुजफ्फर खां तृतीय। अभियान अकबर स्वयं ने किया गुजरात को विजित करने के लिए। अच्छा, फतेहपुर सीकरी, अब बुलंद दरवाजा मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया? क्योंकि गुजरात फतह के बाद, फतेहपुर सीकरी, सीकरी में, आगरा के समीप सीकरी एक गांव है, तो गुजरात फतह के कारण आगरा के समीप सीकरी में फतह सीकरी या फतेहपुर सीकरी का एक नगर बसाया गया। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात जीत के उपलक्ष्य में। क्यों? क्योंकि गुजरात एक तरह से कहिए अकबर द्वारा बहुत तेजी से किया जाने वाला अभियान था गुजरात को जीतने के। एक बार लोग दबा वबा के आए थे, लेकिन फिर विद्रोह हो गया, तो फिर तेजी से अकबर फिर दोबारा अभियान करता है और एकदम क्लीन कर देता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाया जाता है, और इस फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जाता है। अब बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों कराया जाता है? एक तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, दूसरा दूसरा अकबर की दक्षिण भारत के विजय के उपलक्ष्य में। दक्षिण भारत के विजय के उपलक्ष्य में क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की जब विजय करता है ये अकबर, तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई थोड़ा और बढ़ा देता है। तो बुलंद दरवाजे का जो प्रतीक, ये बुलंद दरवाजा जो प्रतीक है, दो युद्धों का है, एक तो गुजरात विजय का, दूसरा दक्षिण भारत विजय का। ठीक है। इसकी ऊंचाई इसलिए बढ़ा दी जाती है क्योंकि अकबर जो है दक्षिण भारत पर विजय करता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट का, एक तो ये शासिका रानी दुर्गावती हो गई, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, राणा प्रताप और मान सिंह, दोनों छत्री, दोनों राजपूत के बीच में। मेवाड़ की विजय, मेवाड़ लगातार मुगलों के प्रति प्रतिरोध करता रहा। अकबर के समय अकबर तो निपटा ही नहीं पाए, जहांगीर आया तो किसी तरह से संधि उन्धि करके निपटाया। तो मेवाड़ कितनी जबरदस्त। तो इन सब चीजों को आपको ऐसे ही दिमाग में रखना है, जैसे ये मैंने बताया, ये चीज मैंने समझाया, ये सारी चीजें ऐसे ही रखनी है।
ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा आमेर की विजय को समझते हैं। आमेर की विजय इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसी आमेर की विजय से कई कड़ियां जुड़ने वाली हैं। तो क्या जुड़ने वाली, थोड़ा समझिए। एक तो था, ये थी कि आमेर में जो राजपूत थे वो कछवाहा बंसी राजपूत थे। कछवाहा बंसी राजपूत थे, ठीक। यहाँ का राजा था एक बिहारी मल या भारमल। बिहारी मल या भारमल, ठीक। तो एक ये पहला राजा था बिहारी मल या भारमल जिसने यह पहला राजपूत था जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो इस कहानी क्या है थोड़ा समझ लीजिए। एक बार अकबर जो है जा रहा था अजमेर, ठीक। अब अजमेर में कहा जा रहा था, ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब में क्या है, ख्वाजा साहब में क्या है, मैं लिखता हूं नाम, बताइए क्या है। मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है कि सलीम चिश्ती का दरगाह है, बस यही यही मैं पूछूंगा आपसे। अब आपको वीडियो पॉज करना है और सोचना है। मोइनुद्दीन चिश्ती और सलीम चिश्ती, इन दोनों की दरगाह, दोनों में से कौन सी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में। वीडियो पॉज करके सोचिएगा फिर मेरा आंसर सुनिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक। और सलीम चिश्ती की, सलीम नाम आप जान ही रहे हैं किसका था, जहांगीर का। सलीम सीकरी, सलीम चिश्ती सीकरी से जोड़ना है, आगरा का समीर सीकरी वाला, उससे जोड़ना है, अभी मैं तभी बताया था मैं, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा साहब जा रहा था, ठीक। तो आमेर के जो राजपूत थे, जो बिहारी मल थे, ये बड़े परेशान थे। किससे परेशान थे, अपने भतीजे से। अपने भतीजे से क्या करता था इनका भतीजा कि कई लोगों से मिलकर कंट्रोवर्सी करता था इनके खिलाफ, इनको मारने की साजिश करता था। तो ये थोड़ा परेशान हो गए थे भारमल। तो इनको पता चला कि अकबर जा रहा है ख्वाजा साहब। तो ये गया, रास्ते में मिला अकबर से और अकबर से अपनी सारी समस्याएं बताया। तो अकबर ने इसकी सारी समस्याएं सुनी और स्वीकार ली। फिर अकबर जब उधर से लौट के आया तो इन्हीं की पुत्री से अकबर ने शादी कर ली। अब देखिए क्या कहानी। 1562 में अकबर ख्वाजा साहब जा रहा था, लौटते समय विवाह कर लिया किससे, हरखा बाई उर्फ जोधा बाई। यह किसकी पुत्री थी, भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी। अच्छा, ये हरखा भाई या जोधा भाई और अकबर, इन दोनों से जो पुत्र पैदा होगा उसका क्या नाम होगा, सलीम या जहांगीर इसको कहते हैं। अब इसी सलीम से आप सलीम चिश्ती को जोड़ सकते हैं, ठीक है। बड़े आशीर्वाद से यह सलीम पैदा हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था। तो अब भाई ये सलीम भाई साहब पैदा हो गए हैं। अकबर शादी कर लिया है और ये सलीम भाई साहब पैदा हो गए, ठीक। अच्छा, इन सब में भारमल को अकबर ने क्या किया कि 5,000 का मनसब दिया। 5,000 का मनसब, ये क्या होता है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, मनसब। मनसब एक प्रशासनिक पद समझ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक। किसके समय का, अकबर के काल का। तो अकबर के काल में मनसब जो थी, ये एक प्रशासनिक पद हुआ करता था। तो मैं बताऊंगा, इस सारी चीजों बताऊंगा इसके बारे में, बस अभी आप इतना ही जानिए। तो 5,000 मनसब का भारमल को 5,000 मनसब दिया। अच्छा, यहाँ एक चीज और, थोड़ा सा स्टोरी थोड़ा सा और है। अच्छा, इनको तो मनसब दिया, बाकी पुत्र और पौत्र को क्या किया, सुरक्षा प्रदान किया, इन लोगों को भी रख लिया, ठीक है। अच्छा, भारमल के पुत्र का क्या नाम था, भगवान दास। भगवान दास के एक पुत्र मान सिंह, भगवान दास की पुत्री मानबाई। मान सिंह और मानबाई किसके, भगवान दास के। तो जो पुत्री, भगवान दास की जो पुत्री थी मानबाई, इनकी शादी जहांगीर से हुई। और जहांगीर किसका लड़का था, अकबर का। अब देखिए शादी विवाह का संबंध बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो अब इसको जो है, ये जो पुत्री मानबाई है, किसकी पुत्री है, भगवान दास की। तो इस मानबाई की शादी जहांगीर से हुई, ठीक। फिर मानबाई और जहांगीर से एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम था खुसरो। और यही खुसरो आगे चल के अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह करता है। क्या कहानी है क्या नहीं है, ये भी मैं जब जहांगीर बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा कि ये जो खुसरो है ना, अपने
पिताजी के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। किसके साथ? उसमें इनका साथ कौन देता है? मान सिंह। और भी लोग साथ देते हैं, जैसे खुसरो का खुर्रम देता है। खुर्रम कौन है? शाहजहां है। तो खुसरो, खुर्रम और जहांगीर का एक वो रहता है, सरदार रहता है, भगवंत मान उसका नाम, महावत खान नाम है, मान सिंह रहता है। ये सारे मिलकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। जहांगीर जिस वर्ष बैठते हैं गद्दी पे, उसी के अगले वर्ष। तो ये जो खुसरो था, खुर्रम था, खुर्रम माने शाहजहां, तो खुसरो और खुर्रम ये राजपूत कन्याओं से उत्पन्न पुत्र थे। ये भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है। तो अब ये कहानी देखिए ना, अभी जहांगीर आ गया ना, अब ये कहानी जहांगीर से आगे जुड़ गई। जहांगीर, खुसरो, फिर खुर्रम, खुर्रम माने शाहजहां। तो ये अब यहीं से कहानी है, ये आमेर से ही ये कहानी आगे जुड़ती जाएगी। आ जाएगा क्या? शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां। ठीक। तो ये कहानी आगे बढ़ाएंगे जब हम लोग किसको बताएंगे, किसको मैं आपको बताऊंगा? जहांगीर को। ठीक। तो अब आमेर हो गया, अकबर की ये प्रमुख विजय। अब देखिए 61, 62, 64, 68, 76, 72, ये लगातार अकबर जीत रहा है। तो गुजरात विजय तक आते आते बड़ा मजबूत हो गया था अकबर। ठीक है। तो आगे धीरे धीरे फिर आगे और कहानी बढ़ती। अच्छा एक चीज और देखिए इसमें, कि जैसे ये मुइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, ये सब दिमाग में कैसे रखेंगे आप? सलीम, सलीम से सलीम, यानी सलीम का सलीम से संबंध, जहांगीर, तो ऐसे दिमाग में रखें ना तो भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो ये हो गया अकबर की प्रमुख विजय। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर ये, अभी दक्षिण भारत की विजय बाकी है। ठीक है। और क्या बाकी है? अकबर कालीन विद्रोह बाकी, जो विद्रोह होते थे। तो अब हम क्या देखेंगे? अकबर की दक्षिण भारत विजय और उसके प्रमुख विद्रोह। तो आइए अब हम उसको देख लेते हैं। अकबर का दक्षिण भारत अभियान। तो अकबर ने खानदेश पर नियंत्रण स्थापित किया। खानदेश है, छोटा सा है, इस पर अटैक किया और नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। अच्छा, अहमदनगर पर नियंत्रण छोटे से हिस्से पर, इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिए। देखिए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में तीन बड़े राज्य हुआ करते थे। तीन बड़े राज्य हुआ करते थे। दक्षिण भारत में तीन बड़े राज्य हुआ करते, कौन कौन? अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा। ठीक। अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा। तो ये तीन बड़े राज्य थे। तो इसमें जो है अहमदनगर और बीजापुर व गोलकुंडा, तो अहमदनगर को शाहजहां मिला लेता है और बीजापुर गोलकुंडा को कौन? औरंगजेब। बीजापुर को मिलाता है 1686 में, इसको 1687 में। अब आप देखेंगे कि यहां भी अहमदनगर पर नियंत्रण लिखा है और शाहजहां भी अहमदनगर पे, ये क्या चक्कर है? तो कुछ नहीं, चक्कर यही है कि तीन बड़े राज्य थे, तो ऐसा नहीं था कि अहमदनगर पे अभियान नहीं चलाया गया था। कई लोगों ने, अकबर ने भी अहमदनगर पे अभियान चलाया, लेकिन अंततः शाहजहां ने अहमदनगर को पूरी तरह से मिला लिया अपने साम्राज्य में। अकबर ने अभियान चलाया था तो केवल उसके छोटे से हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था। पूरी तरह अहमदनगर को कौन मिलाएगा? शाहजहां। इसी तरह बीजापुर और गोलकुंडा को पूरी तरह कौन मिलाएगा? औरंगजेब। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरंगजेब से पहले बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर, इन सब पे अभियान नहीं चलाया गया था। अभियान चलाया गया था, लेकिन अंततः औरंगजेब द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा को मिलाया जाता है और अहमदनगर को शाहजहां मिलाया जाता है। यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अहमदनगर पे छोटे से हिस्से पर क्या हुआ कि ये अहमदनगर, मान लीजिए कि अहमदनगर है, तो इसके छोटे से मतलब ये उत्तरी, तो उत्तरी अहमदनगर पे अकबर का नियंत्रण स्थापित हुआ। क्यों? चांद बीबी जो है अकबर से क्या करी? समझौता कर ली। तो छोटा सा हिस्सा जो है अकबर को मिल गया। लेकिन जो शेष हिस्सा था, ये जो शेष हिस्सा था, ये अहमदनगर का कुछ भाग स्वतंत्र था। तो कुछ भाग स्वतंत्र था किसके नेतृत्व में? मलिक अंबर के नेतृत्व में। तो कुछ हिस्सा
चांद बीबी ने अकबर को दे दिया समझौता करके। शेष हिस्सा स्वतंत्र था मलिक अंबर के नेतृत्व में। चांद बीबी शासिका है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। चांद बीबी, रजिया, और अभी मैंने बताया रानी दुर्गावती, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक। तो अहमदनगर को पूरी तरह कौन मिलाएगा? शाहजहां। लेकिन अहमदनगर के उत्तर पे थोड़ा सा नियंत्रण कौन करेगा? अकबर। बीजापुर गोलकुंडा को पूरी तरह कौन मिला लेगा? औरंगजेब। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में अकबर ज्यादातर राज्यों को मिला लेता है, लेकिन मेवाड़, वो जहांगीर के समय पूरी तरह से मेवाड़ जो है जहांगीर की तरह। इसी तरह औरंगजेब के समय असम पूरी तरह से उत्तर भारत में मिलता है। उत्तर भारत, औरंगजेब असम को अपने अधीन कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग ट्राई नहीं किए, अकबर भी असीरगढ़ के किले तक गया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया। असीरगढ़ की, असीरगढ़ पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया, वहीं से लौट गया। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अहमदनगर का कुछ भाग स्वतंत्र मलिक अंबर के नेतृत्व में, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। और मलिक अंबर छापा मार युद्ध करता था। मलिक अंबर छापा मार, अब ये छापा मार युद्ध का एक मैंने लिखा है राणा प्रताप, मलिक अंबर, शिवाजी। तो राणा प्रताप भी छापा मार युद्ध का प्रयोग करते थे, या इनको छापा मार युद्ध आता था। इसी तरह मलिक अंबर को आता था और शिवाजी को आता था। तो ये मैंने एक क्रम लिख दिया है कि तीन लोगों को, यह तीन लोग छापा मार युद्ध का सहारा लेते थे, या इन तीनों लोगों को छापा मार युद्ध की जानकारी थी। राणा प्रताप, मलिक अंबर और शिवाजी। क्योंकि मलिक अंबर को जानकर इसीलिए मैंने एक क्रम से लिख दिया था, ये क्रम वाइज है। राणा प्रताप, मलिक अंबर, शिवाजी। तो मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर का कुछ भाग स्वतंत्र रहा, और चांद बीबी ने अकबर से समझौता करके उत्तरी भाग का कुछ हिस्सा, छोटे से हिस्से पर अकबर का नियंत्रण हो गया। चांद बीबी ने समझौता कर लिया। तो अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको और हम ले चलते हैं, और आपको क्लियर होगा। अभी तक जितना मैं था थोड़ा सा मैं उसको करता हूँ, देखिए। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इतना आप जान ही रहे हैं, समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक। अब बाबर की स्थिति ये थी कि बाबर 4 साल रहा, जिंदगी भर युद्ध लड़ता रहा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, जिंदगी भर युद्ध। 1530 तक खत्म कहानी, 30 में खत्म हो गया, 29 तक युद्ध लड़ा, 30 में खत्म हो गया। हुमायूं कहने को सौभाग्यवान था, जिंदगी भर भागता रहा, भागते भागते हुमायूं भी कहानी खत्म हो गई। ठीक। अकबर थोड़ा बहुत दक्षिण पे, यानी कि दक्षिण के इंट्री गेट पे पहुंचा था। और दक्षिण का इंट्री गेट क्या है? असीरगढ़ है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जो है वहीं पे पहुंचा अकबर, और असीरगढ़ के किलों को, किला जीता। ठीक। और इसके बाद उसकी कहानी ये, उसकी अंतिम भी ये थी अकबर। तो अकबर दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार को जीता। ठीक। लेकिन अब देखिए जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय, ये सब आप देखेंगे, सब अब धीरे धीरे कौन दक्षिण भारत की स्थिति को मिलाता 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 आगे करके एकदम कवर कर लेगा। तो ये क्रम वाइज आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह उत्तर भारत, उत्तर भारत में आप देखेंगे अकबर ज्यादातर राज्यों को मिला लेता है, फिर आगे आगे फिर असम को औरंगजेब मिला था, ऐसे करके आगे धीरे धीरे ये भी एक कंपैरेटिव स्टडी हो गई। ये भी दक्षिण भारत की भी कंपैरेटिव स्टडी, कौन कौन मिला रहा है। तो कोई भी राज्य पूरी तरह से कौन मिला लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े हिस्से पे कब्जा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी तरह मुगल साम्राज्य में किसने मिला लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, तो असीरगढ़ 1601 में जीता अकबर ने। असीरगढ़ को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इंट्री ग्रेट ऑफ साउथ इंडिया। और यह अकबर की अंतिम विजय थी, असीरगढ़। ठीक। तो ये तो हो गया अकबर का दक्षिण भारत अभियान। अब अकबर कालीन प्रमुख विद्रोह, अकबर कालीन प्रमुख विद्रोह।
तो एक विद्रोह है अफगान बलूचियों का विद्रोह 1585। तो इस विद्रोह को नहीं दिमाग में रखना है, इस विद्रोह में क्या घटना घटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या घटना घटी? अफगान बलूचियों के विद्रोह में बीरबल की हत्या हो गई। इससे अकबर बहुत दुखी हो गया। बीरबल की हत्या हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस विद्रोह में बीरबल की हत्या हुई। तो अफगान बलूचियों के विद्रोह में 1585 में बीरबल की हत्या हो गई। एक विद्रोह और है, जहांगीर सलीम का विद्रोह 1599। सलीम कौन था? अकबर का पुत्र ही था। सलीम यानी जहांगीर। तो जहांगीर भी विद्रोह किया है 1599 में, और 1599 से विद्रोह चालू करता है। कई कई साल तक ये विद्रोह करता रहता है। इसकी कहानी थोड़ा सा अजब ही है जहांगीर की। क्या है? क्योंकि अकबर का आप देखेंगे ना, तो अकबर का जो अंतिम समय है बहुत ही खराब भी था, बहुत बेकार भी था अंतिम समय। कैसे? उसके कई कारण थे। सबसे मूल कारण तो यही था, सलीम मैंने उसका पुत्र जहांगीर। कारण ये था कि अकबर जो है इतने लंबे समय तक शासन किया, इतने लंबे समय तक किया कि जहांगीर परेशान हो गया कि साला मुझे गद्दी कब मिलेगी, मुझे गद्दी कब मिलेगी। एकदम परेशान हो गया, एकदम तड़प रहा था गद्दी के लिए। ठीक। और जब तड़प रहा था, फिर धीरे 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 शराब वराब सब नशा वशा सब चालू कर दिया। ठीक। तो अब चूंकि अकबर लंबे समय तक शासन किया, उस कारण से जहांगीर एकदम परेशान हो गया कि जहां पना कब मरेंगे, अब मैं गद्दी पर बैठूं। ठीक। जो कि उनका पुत्र था। अब 1599 से विद्रोह चालू किया है। ठीक। लगातार कभी कभी दारू पी लेता है, तो कभी कहीं जाके सिक्के अपने नाम से सिक्के चलवा लेता है, कभी किसी एरिया पे नियंत्रण जा कर लेता है, कहीं भी विद्रोह कर देता है। कहीं जाता है तो सबसे खुतबा पढ़वाने लगता है। कुछ भी मतलब अकबर बेचारा एकदम परेशान हो गया इससे। एक तो अपने शरीर से भी परेशान था, बीमार भी था, दूसरे अपने बेटे से भी परेशान हो गया, सलीम से। अब बेचारा एकदम परेशान हो गया। गया था असीरगढ़ के किले को, किले के विजय पे 1601 में। इधर देखिए 1599 से इनकी कहानी चालू है। कहीं कभी दारू पी लेते हैं, तो कभी कुछ इनकी कहानी हमेशा, कभी कोलकाता में जाके, कभी कहीं, हर जगह कहीं ना कहीं जाके इनका विद्रोह है, नियंत्रण है, सबसे खुतबा पढ़वाने लगते हैं, तमाम चीजें। अच्छा, ये दारू पीता था जब सलीम, तो कहता था कि मेरे लिए एक सेर शराब व आधा सेर मांस मुझे खुश करने के लिए काफी है। जहांगीर कहता था कि मेरे लिए शराब थोड़ी सी और कुछ मांस मुझे लाइए, मैं एकदम गदगद खुश। एकदम नशेड़ी हो गया था जहांगीर। ठीक। और नशेड़ी का कारण यही था कि जहां पना ज्यादा समय तक, अकबर ज्यादा समय तक शासन पे रहा, परेशान था कि भाई मैं कब जहां पाना मरे और मैं कब गद्दी पर बैठूं। तो ये सारी चीजें, कभी कहीं विद्रोह, कभी कुछ। तो इसी संबंध में अकबर असीरगढ़ अभियान पे गया था। उसको सूचना मिली कि फिर ये जो है जहांगीर विद्रोह कर दिया है। तो क्या करता है कि कहता है कि उस अपने अबुल फजल से कि अबुल फजल जाओ थोड़ा यार उसको समझाओ, जहांगीर को। अब जहांगीर को पता चलता है कि अकबर ने अबुल फजल को भेजा है। अच्छा, तो कहता अच्छा, ये मुझे समझाएंगे, अबुल फजल मुझे समझाएंगे। बस क्या करता है कि एक आदमी को भेजता है, और वो जाके अबुल फजल की हत्या कर देता है। अब ये चीज सुनकर अकबर बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। अबुल फजल की हत्या से अकबर एकदम दुखी, एक तो अपने बॉडी से दुखी, बीमार था, फिर अबुल फजल की हत्या, फिर सलीम के, इस जहांगीर के कलाकारी से दुखी। अच्छा, कहानी क्या थी? कहानी थोड़ा समझिए कि जब अकबर को पता चला कि जहांगीर विद्रोह कर रहा है, तो अकबर को लोग कहे कि यार कैसे इसको कैसे किया जाए, क्या समझाया जाए। तो सब लोग कहे कैसा है कि जो जहांगीर का लड़का है, जहांगीर के लड़के क्या नाम था? अ, खुसरो। ठीक है। जहांगीर के लड़के का नाम खुसरो था। तो खुसरो का जो क्रेडिटी थी, वो अकबर के नजर में अच्छी थी। खुसरो को लोग पसंद भी करते थे। तो
सब लोग कहे कि नहीं, अब क्या एक काम करो, जहांगीर का लड़का खुसरो को ही गद्दी पर बैठा दो, सबसे अच्छा रहेगा। खुसरो को ही गद्दी, अच्छा खुसरो को गद्दी पर बैठाने के लिए खुसरो के मामा भी एकदम आमेर वाले, मान सिंह, अभी मैंने बताया। खुसरो के मामा कौन थे? मान सिंह। मान सिंह भी माने आमेर के राजा भी इसको सपोर्ट करने लगे, खुसरो को बैठाओ। ठीक। एक थे मिर्जा अजीज कोका, इसके ससुर थे खुसरो के, वो भी इसको चाह रहे थे कि खुसरो गद्दी पर बैठे। तो कई लोग कोशिश किए कि खुसरो गद्दी पर बैठे, और इसी संबंध में अकबर ने क्या किया कि ये सब सारी चीजें डिस्कशन चल ही रहा था, तो उसको जहांगीर को पता चला ये बात। तो ये सोचा, अकबर सोचा कि उसको बुलाओ यार जहांगीर को, समझाओ समझाओ। तो इन्हीं को भेजा बेचारे को, क्या नाम है, अबुल फजल को भेजा कि जाओ जहांगीर को थोड़ा समझाओ। अब जहांगीर को जब ये पता चला कि आए हमको समझाने, तो जहांगीर इनको निपटा दिया। किसको भेजकर? वीर सिंह बुंदेला को भेजकर अबुल फजल की हत्या करवा देता है। और जब अबुल फजल की हत्या हो जाती है, तो अकबर बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। एक तो उसकी, एक तो देखिए 1599 से ही इसका विद्रोह चालू हो गया था। अब बेचारा अकबर 1601 में असीरगढ़ का अभियान में गया है। तो कई कई साल तक चलते हैं इसका विद्रोह, परेशान रहता है, कभी उत्तर भारत, कभी कहीं, कभी कहीं, ये विद्रोह करता रहता है। 3-4 साल के बाद देखिए लगातार एकदम परेशान था अकबर, तो वही कहानी हुई। लास्ट में क्या होता है कि जब जहांगीर गद्दी पर बैठ जाता है सलीम, तो जिस साल गद्दी पर बैठता है 1605 में, 1605 के आसपास, तो खुसरो, एक उसके एक साल बाद खुसरो विद्रोह कर देता है अपने बाप के खिलाफ। खुसरो कौन था? इसी जहांगीर का लड़का था। खुसरो अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। खुसरो भी इसके एक्टिविटी से परेशान था, जहांगीर की एक्टिविटी से। उधर अकबर भी परेशान था। तो ज्यों ये बैठते हैं, उसके एक साल बाद लगभग, उसके अगले ही साल खुसरो इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह में फिर ये विद्रोह करता है, फिर आगे इन्हीं का एक सूबेदार रहता है महावत खां, वो भी विद्रोह करता है। फिर ऐसे ही खुर्रम विद्रोह इनके खिलाफ, खुर्रम माने शाहजहां विद्रोह कर देता है। तो अब इनके खिलाफ विद्रोहों का क्रम, जहांगीर के खिलाफ विद्रोहों का क्रम जारी रहता। इनकी ऐसी कैरेक्टर, ही ऐसा कैरेक्टर ही थे, अपने बाप को भी नहीं समझ पाए, न अपने बेटे को समझ पाए, कुछ नहीं। बाप अकबर परेशान था, बेटा इनसे भी परेशान था, एकदम मतलब जिंदगी एकदम नरक कर दिए थे अपने पिता के भी, अपने पुत्र के भी। इनके खिलाफ इनका पुत्र भी विद्रोह करेगा, इनका सूबेदार भी विद्रोह करेगा, फिर शाहजहां भी, जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने खुर्रम भी विद्रोह करेगा। तो ऐसे विद्रोह, आगे विद्रोह वाली कहानी चलेगी। ठीक है, तो फिर आगे फिर वही जहांगीर आ जाए, शाहजहां आएगा, फिर ऐसे करके कहानी आगे बढ़ेगी। तो आमेर वाले खुसरो को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इसकी क्रेडिट अकबरकालीन दरबार में अच्छी थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें समझिएगा, ये जो अबुल फजल है, ये जो बीरबल है, या अकबर के यहाँ चाहे गाने वाले हों, चाहे नाचने वाले हों, चाहे बजाने वाले, कोई भी हो, सबको कुछ न कुछ मनसब दिया रहता था अकबर। मनसब मतलब प्रशासनिक पद। अच्छा, ऐसे ही प्रशासनिक पद नहीं दे देता था, बकायदे उनका अ, प्रशासन में उनका ट्रेनिंग को जांच कराता था कि वो इस योग्यता के आधार पर मनसब देता था। तो अबुल फजल ये सबको एक योग्यता, मतलब इनके यहाँ एक तरह से नाचने वाले को भी मनसब मिलता था, प्रशासनिक पद मिलता था, लेकिन उसकी योग्यता के आधार पर ही वो करता था। साहित्यकार हो या जो भी हो, सबको कुछ न कुछ मनसब। मनसब के बारे में मैं बताऊंगा, जब मनसबदारी व्यवस्था बताऊंगा, तो उसमें सारा डिटेल में बताऊंगा। ठीक। तो अब इसमें क्या है, जहांगीर का विद्रोह 1599 से किसके खिलाफ? अकबर के। ठीक। और खुसरो, जब ये बैठ जाते हैं जहांगीर, तो खुसरो अगले वर्ष ही इनके खिलाफ कर देता है, ये अपने बाप के खिलाफ, इनका पुत्र इनके खिलाफ। तो ये कहानी बड़ी अजीब है। अब वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। फिर लास्ट में जो है अकबर भी एकदम इन सब से परेशान हो जाता है। 1605 में, 5 में ही आसपास में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और फिर अगला शासक जहांगीर आता है। ठीक।
तो यही हो गया अकबर का दक्षिण भारत अभियान और अकबर कालीन प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह में यही देखना मेन इंपॉर्टेंट यही है, बीरबल की हत्या और यहाँ पे अबुल फजल की हत्या। कहानी में मत पढ़िएगा, जो कहानी मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, सलीम द्वारा इलाहाबाद में विद्रोह, तो ये इलाहाबाद में जब विद्रोह हुआ था तब यही सब कहानी हुई थी कि जहांगीर जब इलाहाबाद में किया था तो वही अकबर ने अबुल फजल को भेजा तक जाओ समझाओ समझाओ, तो वहीं फिर उसकी हत्या करवा देता है वीर सिंह बुद्देलस को भेजकर। यही कहानी है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इलाहाबाद में विद्रोह। ये तो करता कई जगह है, लेकिन इलाहाबाद में ये इनकी, इलाहाबाद में जब ये विद्रोह करता तो उसी समय अबुल फजल की हत्या होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया अकबर का राजनीतिक इतिहास। अब जाके अकबर का राजनीतिक इतिहास समाप्त हुआ। इसमें मैंने आपको कई चीजें बताई, धार्मिक नीति, युद्धों के बारे में, फिर उसके विद्रोहों के बारे में, अकबरकालीन विद्रोहों के बारे में, ये तमाम चीजें मैंने बताई। थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर ये, लेकिन एक भी चीजें नहीं छूटी है, अकबर से संबंधित एक भी चीजें नहीं छूटी है, सब कुछ मैंने कवर किया है। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप भी थक गए होंगे सुनते सुनते, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकबर के बाद कौन आने वाला है, जहांगीर, उसका पियक्कड़ पुत्र, शुद्ध पियक्कड़, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी सब था जहांगीर, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग जहांगीर से मुलाकात करेंगे और आपसे भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।